कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे प्लेन क्रैश से जहां एक पैसेंजर प्लेन पूरी रफ्तार से पहाड़ की तरफ बढ़ रहा होता है। पायलट आखिरी पल तक प्लेन को ऊपर उठाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अगले ही सेकंड प्लेन पहाड़ से टकरा जाता है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि प्लेन दो हिस्सों में बंट जाता है। केबिन के अंदर हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। जिन लोगों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी वे अपनी सीटों से उछल जाते हैं, जबकि सीट बेल्ट लगाए हुए लोग भी इस जबरदस्त टक्कर से नहीं बच पाते। तभी एक और जोरदार झटका लगता है और प्लेन का पंख अलग होकर उड़ जाता है। पीछे बैठा एक आदमी सीट बेल्ट बांधने ही वाला था, लेकिन अगले ही पल वह अपनी सीट समेत प्लेन से बाहर जा गिरता है। अब बाकी बचे लोग सिर्फ भगवान से दुआ कर रहे होते हैं, क्योंकि इस वक्त आधा प्लेन ही हवा में किसी तरह आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ ही देर बाद प्लेन बर्फ से ढकी ढलान पर उतरता है और तेज रफ्तार में फिसलने लगता है। सामान चारों तरफ बिखर जाता है और हर किसी की सांसें अटक जाती हैं। आखिरकार मोटी बर्फ प्लेन को रोक देती है। टक्कर का असर कुछ कम जरूर हो जाता है, लेकिन नुकसान फिर भी बहुत बड़ा होता है। केबिन के अंदर सब लोग और उनकी सीटें आगे की तरफ धकेल दिए जाते हैं, जिससे सामने का हिस्सा पूरी तरह तबाह हो जाता है। थोड़ी देर बाद एक एक करके लोग होश में आने लगते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि इतनी भयानक दुर्घटना के बाद भी ज्यादातर लोग जिंदा बच गए थे। तभी लीडरशिप संभालने वाला रोबर्टो तुरंत सभी घायलों का हाल देखना शुरू करता है। किसी के पैर में चोट लगी होती है, कोई सिर पर गंभीर चोट के बावजूद होश में होता है, तो कोई बेहोश होने के बाद भी सांस ले रहा होता है। रोबर्टो सभी को एक साथ मिलकर दबी हुई सीटों के नीचे फंसे लोगों को ढूंढने के लिए कहता है। तभी उन्हें एक महिला मिलती है जिसकी दोनों टांगें सीटों के नीचे बुरी तरह फंसी होती हैं। सभी उसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दबाजी में उसकी तकलीफ और बढ़ जाती है। इसी बीच एक युवक के पेट में प्लेन का एक हिस्सा फंसा हुआ दिखाई देता है। उसका साथी पहले उसे शांत रहने के लिए कहता है और फिर मौका देखकर उस हिस्से को सावधानी से बाहर निकाल देता है। किस्मत अच्छी थी कि चोट उतनी गहरी नहीं थी। उधर को पायलट की मौत हो चुकी होती है, जबकि पायलट अभी जिंदा तो होता है, लेकिन उसकी हालत बेहद नाजुक होती है। रोबर्टो तुरंत प्लेन का दरवाजा खोलता है। पायलट बार बार पानी मांगता है, लेकिन वहां पानी नहीं होता। इसलिए रोबर्टो अपने कपड़े को थोड़ा गीला करके उसके होंठों तक पहुंचाता है। पायलट उन्हें उनकी मौजूदा लोकेशन के बारे में बताता है। इसके बाद रोबर्टो रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें बिल्कुल भी पावर नहीं होती। तभी पायलट रोबर्टो से कहता है कि उसकी जेब में रखी गन से उसकी तकलीफ खत्म कर दे, लेकिन रोबर्टो ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। दूसरी तरफ कुछ लोग अब भी रेस्क्यू टीम के आने की उम्मीद लगाए बैठे होते हैं, लेकिन रोबर्टो समझ चुका था कि इतनी जल्दी कोई उन्हें ढूंढने नहीं आएगा। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक था, इस जमा देने वाली रात में जिंदा कैसे बचा जाए, क्योंकि इस बर्फीले वीराने में एक छोटी सी गलती भी उनकी जान ले सकती थी। रोबर्टो के दिमाग में अचानक एक आइडिया आता है। वह प्लेन की सीटों के हेडरेस्ट निकालकर उन्हें कंबल की तरह इस्तेमाल करने को कहता है, ताकि ठंड से कुछ राहत मिल सके। सभी लोग तुरंत काम में लग जाते हैं, लेकिन खुद रोबर्टो अकेला प्लेन के बाहर बैठकर शराब पीने लगता है। तभी टीम का कैप्टन उसके पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रोबर्टो खुद को माफ नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि यही प्लेन उसी ने अपनी टीम के लिए किराए पर लिया था और उसे लगता था कि इस हादसे का जिम्मेदार वही है। तभी कहानी थोड़ा पीछे जाती है। पता चलता है कि प्लेन में एक स्कूल की रग्बी टीम के खिलाड़ी सफर कर रहे थे। उन्हें चिले में होने वाले एक इंटरनेशनल मैच में हिस्सा लेने जाना था। इसी वजह से रोबर्टो ने एयरफोर्स फ्लाइट 5 से 71 को किराए पर लिया था। प्लेन में कई सीटें खाली बची थीं, इसलिए कैप्टन ने खिलाड़ियों को अपने परिवार के लोगों को भी साथ ले जाने की इजाजत दे दी थी। सफर के दौरान खिलाड़ी पूरे जोश में थे। कोई बातें कर रहा था, कोई शराब पी रहा था, तो कोई एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए बॉल पास कर रहा था। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में सब कुछ बदलने वाला है। जैसे ही प्लेन एंडीज माउंटेन्स के ऊपर पहुंचता है, उसे तेज झटके लगने शुरू हो जाते हैं। इसी बीच पायलट रास्ते का गलत अंदाजा लगा बैठता है और प्लेन सीधे पहाड़ों के सामने पहुंच जाता है। जब तक उसे अपनी गलती का एहसास होता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसी की वजह से इतना बड़ा हादसा हो जाता है। कैप्टन रोबर्टो को बिल्कुल भी दोष नहीं देता। वह उसे समझाता है कि जो होना था वो हो चुका है, लेकिन अगर अब सभी ने मिलकर हिम्मत नहीं दिखाई तो यहाँ से जिंदा निकलना नामुमकिन हो जाएगा। धीरे धीरे रात उतरने लगती है और एंडीज माउंटेन्स की जमा देने वाली ठंडी हवाएं पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेती हैं। -30 से 40 डिग्री तक गिर चुका तापमान उन्हें मजबूर कर देता है कि वे टूटे हुए प्लेन के अंदर ही शरण लें, लेकिन बेरहम हवा और बर्फ लगातार प्लेन के अंदर घुसती रहती है। इतनी कोशिशों के बावजूद ठंड इतनी ज्यादा होती है कि किसी की आंख तक नहीं लगती। तभी कैप्टन
कैप्टन सबको तुरंत प्लेन की सीटें और सूटकेस उठाकर टूटे हुए हिस्से को बंद करने के लिए कहता है ताकि ठंडी हवा अंदर न आ सके। इसी दौरान किसी की नजर एक ऐसे साथी पर पड़ती है जो ठंड की वजह से दम तोड़ चुका होता है। सभी घबराकर रोबर्टो को बुलाते हैं, लेकिन वह वहीं चुपचाप बैठा रहता है। वह अब अपने सामने किसी और साथी को खोते हुए नहीं देखना चाहता था, क्योंकि वह इंसान उसका सबसे करीबी दोस्त था। किसी तरह सब लोग वो डरावनी रात काटते हैं। सुबह होती है, लेकिन बर्फीला तूफान अब भी वैसा ही चलता रहता है। रात की भयानक ठंड 5 और घायल लोगों की जान ले चुकी होती है। अपने साथियों को फिर से खोने के बाद रोबर्टो आखिरकार खुद को संभालता है और बाकी घायलों का हाल देखने लगता है। दूसरी तरफ बचे हुए सभी लोग पूरी तरह असमंजस में थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस बर्फीले वीराने में आखिर जिंदा कैसे रहा जाए। अब उनके पास सिर्फ एक ही सहारा था, उम्मीद। तभी कैप्टन आगे बढ़कर पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेता है। वह पूरे प्लेन में बचा हुआ सारा खाना इकट्ठा करता है, लेकिन राशन इतना कम होता है कि वह फैसला करता है कि अब हर चीज बराबर बांटी जाएगी। हर इंसान को पूरे दिन के लिए सिर्फ एक घूंट वाइन और चॉकलेट का एक छोटा सा टुकड़ा ही मिलेगा। शायद इसी तरह वे रेस्क्यू टीम के आने तक किसी तरह टिक पाएंगे। भूख हर दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन इसी बीच उन्हें एक ऐसी चीज मिलती है जो कुछ देर के लिए उनका दर्द भुला देती है। प्लेन में सिगरेट का अच्छा खासा स्टॉक बचा हुआ था। सभी लोग उन्हें बांट ही रहे होते हैं कि तभी आसमान से प्लेन की तेज आवाज सुनाई देती है। सभी को यकीन हो जाता है कि रेस्क्यू टीम आखिरकार उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गई है, लेकिन घने बादलों और बेहद खराब विजिबिलिटी की वजह से रेस्क्यू प्लेन उन्हें देख ही नहीं पाता। उसकी आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन वह नजर नहीं आता। फिर भी इस बार कोई हिम्मत नहीं हारता, क्योंकि उन्हें अब भी यकीन था कि देर से ही सही, लेकिन कोई न कोई उन्हें बचाने जरूर आएगा। सबको पूरा यकीन था कि बाहर की दुनिया उन्हें ढूंढने के लिए पूरी ताकत लगा रही होगी। लेकिन अगले 2 दिन तक लगातार बर्फीले तूफान चलते रहे। प्लेन के बाहर पड़े उनके साथियों के शव धीरे धीरे बर्फ के नीचे दबने लगे। शाम ढलते ही जमा देने वाली ठंड रात को और भी लंबा बना देती। फिर आखिरकार एक सुबह तेज धूप निकलती है। तभी किसी को एक आइडिया आता है। वह कहता है कि अगर बर्फ को प्लेन की मेटल शीट पर रख दिया जाए तो धूप में पिघलकर पीने का पानी मिल सकता है। कुछ लोग हर पल जिंदा रहने की कोशिश में लगे थे, जबकि कुछ लोग इस मुश्किल वक्त में भी खुद को सामान्य रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी बीच एक ऐसा इंसान होश में आता है जो आगे चलकर सभी के लिए सबसे बड़ी उम्मीद बनने वाला था। उसका नाम नांदो था। हादसे के वक्त उसकी माँ और छोटी बहन भी इसी प्लेन में थीं। अफसोस, उसकी माँ इस दुर्घटना में जान गंवा चुकी थी, जबकि उसकी बहन बुरी तरह घायल होने की वजह से बेहद कमजोर हो गई थी। अब अपनी बहन को बचाना ही नांदो की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। फिर हादसे का चौथा दिन आता है और पहली बार सभी को उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। अचानक आसमान में रेस्क्यू प्लेन की आवाज गूंजती है। सभी लोग खुशी से प्लेन के मलबे से बाहर भागते हैं। वे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और अपने कपड़े हवा में लहराकर रेस्क्यू टीम का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। तभी रेस्क्यू प्लेन अपने पंख हल्का सा हिलाता है और फिर मुड़कर वहां से चला जाता है। रोबर्टो को पूरा यकीन हो जाता है कि इस बार रेस्क्यू टीम ने उन्हें देख लिया है। वह कहता है कि अब मदद कभी भी पहुंच सकती है, इसलिए राशन बचाने की जरूरत नहीं है। यही सोचकर वह सबको वाइन पीने के लिए कहता है, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह फैसला आगे चलकर कितना भारी पड़ने वाला है। उसी रात कैप्टन के सो जाने के बाद रोबर्टो और बाकी लोग बची हुई सारी चॉकलेट भी आपस में बांट कर खा लेते हैं। खाते खाते सभी बातें करने लगते हैं कि रेस्क्यू टीम आखिर उन्हें यहाँ से कैसे निकालेगी। कई दिनों बाद पहली बार सभी के चेहरों पर मुस्कान लौटती है और वे अब तक की सबसे सुकून भरी रात बिताते हैं। लेकिन अगली सुबह उनकी सारी खुशी पल भर में खत्म हो जाती है। पूरे दिन बीत जाता है, फिर भी रेस्क्यू टीम का कोई निशान नहीं मिलता। जब कैप्टन राशन बांटने के लिए फूड बॉक्स खोलता है तो देखता है कि वह पूरी तरह खाली हो चुका है। ये देखकर वह गुस्से में पूछता है कि आखिर ये किसने किया, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। तभी रोबर्टो खुद आगे आता है और बिना किसी बहाने के सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। वह बताता है कि उसे लगा था रेस्क्यू टीम बस पहुंचने ही वाली है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अगर मदद जमीन के रास्ते आती तो यहाँ तक पहुंचने में कई दिन लग सकते थे। तभी किसी के मन में एक सवाल आता है, अगर रेस्क्यू टीम ने सच में उन्हें देख लिया होता तो क्या सबसे पहले उनके लिए खाने पीने का सामान नीचे नहीं गिराती? ये सवाल सुनते ही पूरे प्लेन में सन्नाटा छा जाता है। किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। अब पहली बार हर किसी के मन में निराशा घर करने लगती है। रोबर्टो एक बार फिर खुद को दोष देने लगता है। उसे लगता है कि उसकी जल्दबाजी ने सबको और बड़ी मुसीबत में डाल दिया, लेकिन कैप्टन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। वह कहता है कि हिम्मत टूट गई तो बच
बचने का आखिरी मौका भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद वह सभी से वोट करने के लिए कहता है कि क्या वह आगे भी टीम की जिम्मेदारी संभाले या नहीं, लेकिन एक भी इंसान उसके खिलाफ वोट नहीं देता, क्योंकि इस वक्त सभी जानते थे कि उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो मुश्किल समय में सबको एक साथ बांधे रख सके। दूसरी तरफ रोबर्टो घायल साथियों के लिए एक झूला जैसा बेड बनाने का फैसला करता है। वह और कुछ लोग प्लेन के अंदर सामान ढूंढ रहे होते हैं, तभी उन्हें एक छोटा सा रेडियो मिल जाता है। सिग्नल बहुत कमजोर था, लेकिन प्लेन के लंबे एंटेना की मदद से किसी तरह बाहर की ब्रॉडकास्ट सुनाई देने लगती है और फिर जो खबर उन्हें सुनने को मिलती है वह उनके पैरों तले जमीन खिसका देती है। रेडियो पर बताया जाता है कि रेस्क्यू टीम अब तक पहाड़ की चोटी पर फंसे इन लोगों का कोई पता नहीं लगा पाई है। ये खबर सुनते ही सभी पूरी तरह टूट जाते हैं। इसी बीच नांदो की बहन की हालत भी लगातार बिगड़ती जा रही थी। नांदो अपने साथियों से कहता है कि अगर उसकी बहन नहीं बची तो वह इन बर्फीले पहाड़ों को पार करके खुद मदद ढूंढने निकल जाएगा। एक साथी उसे समझाता है कि बिना खाने के वह ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। तभी नांदो गुस्से और बेबसी में कहता है कि अगर जिंदा रहने के लिए कोई बेहद कठिन फैसला लेना पड़ा तो वह उससे भी पीछे नहीं हटेगा। उसके लिए अब सबसे जरूरी बात किसी भी तरह जिंदा बचना और मदद तक पहुंचना था। दूसरी तरफ रोबर्टो एक नया प्लान बनाता है। वह कहता है कि अगर प्लेन का पिछला हिस्सा मिल जाए तो शायद उसमें मौजूद बैटरी से रेडियो चलाकर बाहर की दुनिया से संपर्क किया जा सकता है। इसके लिए एक छोटी टीम निकल पड़ती है, लेकिन कई दिनों से बेहद कम खाने और इस ऊंचाई की पतली ठंडी हवा की वजह से कुछ दूर चलते ही सबकी ताकत जवाब देने लगती है और मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। जिस बर्फ को वे समतल जमीन समझ रहे थे उसके नीचे गहरी दरारें छिपी थीं। तभी सबसे आगे चल रहे एक आदमी का पैर अचानक फिसल जाता है और वह नीचे की तरफ गिरने लगता है। खुशकिस्मती से रोबर्टो फौरन उसका कॉलर पकड़ लेता है। बाकी लोग तुरंत रोबर्टो को पकड़कर पीछे खींचते हैं। जब नीचे की बर्फ टूट कर गिरती है तब सब देखते हैं कि वहां एक बेहद गहरी खाई थी। किसी तरह सभी मिलकर उसे ऊपर खींच लेते हैं, लेकिन इस पूरी कोशिश में उनकी बची हुई ताकत भी खत्म हो जाती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद वे दोबारा आगे बढ़ते हैं, लेकिन ज्यादा दूर पहुंचने से पहले ही सूरज ढलने लगता है। सभी समझ जाते हैं कि अगर अभी वापस नहीं लौटे तो रात की ठंड उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मजबूर होकर पूरी टीम खाली हाथ कैंप लौट आती है। उनका पहला अभियान यहीं खत्म हो जाता है। इसी बीच कैंप में एक साथी को प्लेन से एक मैप मिल जाता है। पायलट ने जो लोकेशन बताई थी उसके हिसाब से चिले ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए था। अगर वे कुछ पहाड़ पार कर लें तो शायद सामने हरी घाटियां मिल सकती थीं। ये सुनकर कुछ लोगों के मन में फिर उम्मीद जागती है, लेकिन रोबर्टो इससे सहमत नहीं होता। वह कहता है कि आज की कोशिश ने साफ दिखा दिया है कि बिना पर्याप्त खाने और तैयारी के इन पहाड़ों को पार करना लगभग नामुमकिन है। उसके हिसाब से अभी सबसे सही फैसला यही है कि वे यहीं रुकर रेस्क्यू टीम का इंतजार करें, क्योंकि बिना तैयारी के बाहर निकलना मतलब अपनी जान को खतरे में डालना था। लेकिन नांदो अब अलग सोचने लगा था। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि अगर मौका मिला तो वह खुद रास्ता खोजने जरूर निकलेगा। धीरे धीरे रात फिर उतर आती है। बर्फीली हवाएं पहाड़ों के बीच पहले से भी ज्यादा तेज चलने लगती हैं। शरीर में गर्मी बनाए रखने के लिए कुछ भी नहीं था। सभी लोग एक दूसरे के बिल्कुल पास बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी ठंड हड्डियों तक पहुंच रही थी। अब जब उन्हें समझ आने लगा था कि बचाए जाने की उम्मीद बहुत कम है तो कई लोग लगातार प्रार्थना करने लगते हैं। उन्हें बस किसी चमत्कार का इंतजार था, लेकिन इन सुनसान बर्फीले पहाड़ों पर हर गुजरता पल उनकी उम्मीद को और कम करता जा रहा था। यहाँ समय सिर्फ बीत नहीं रहा था, बल्कि उनकी बची हुई जिंदगी भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। यहाँ तक कि हमेशा मजबूत दिखने वाला कैप्टन भी टूटने लगता है। उसे लगता है कि वह अपने लोगों को बचा नहीं पा रहा है। हालांकि सभी जानते थे कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। उसी रात नांदो की बहन भी जिंदगी की जंग हार जाती है। अगली सुबह नांदो भारी मन से उसकी बॉडी को प्लेन के बाहर रखता है और उसका जैकेट उतार लेता है। वह जानता था कि इस वक्त जिन लोगों की सांसें चल रही हैं उन्हें हर गर्म कपड़े की जरूरत है। दूसरी तरफ कैप्टन रोज की तरह रेडियो पर कोई अच्छी खबर सुनने की उम्मीद में बैठता है, लेकिन इस बार उसे जो सूचना मिलने वाली थी वह उनकी आखिरी उम्मीद पर भी बड़ा झटका देने वाली थी। कुछ देर बाद रेडियो पर एक ऐसी खबर सुनाई देती है जो सबकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ देती है। प्लेन का कोई मलबा न मिलने की वजह से रेस्क्यू टीम ने तलाश अभियान पूरी तरह बंद कर दिया था। इसका सीधा मतलब था कि अब बाहर की दुनिया उन्हें मृत मान चुकी थी। ये सुनते ही कैप्टन पूरी तरह टूट जाता है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं बचती कि वह बाकी लोगों को यह सच बता सके। तब नांदो खुद आगे आता है। वह सभी को प्लेन के अंदर इकट्ठा करता है और कहता है कि बाहर से मदद बंद होना बुरी खबर जरूर है, लेकिन अब उन्हें एक बात साफ समझ लेनी होगी। अब उनका पूरा ध्यान सिर्फ खुद को बचाने पर होना चाहिए। अब इंतजार करने का वक्त खत्म हो चुका था। इसके बाद नांदो कहता है कि उन्हें पश्चिम की तरफ मौजूद पहाड़ों को पार करने की कोशिश करनी होगी, लेकिन तभी एक साथी सवाल पूछता है, बिना खाने के इतनी लंबी यात्रा कैसे होगी? इतनी ताकत आखिर आएगी कहाँ से? नांदो कोई जवाब नहीं देता। वह सिर्फ सबकी तरफ देखता है। उसकी खामोशी
ही सब कुछ कह देती है। सभी समझ जाते हैं कि वह किस मुश्किल फैसले की बात कर रहा है। यह फैसला किसी के लिए भी आसान नहीं था, खुद नांदो के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसकी माँ और बहन भी उन्हीं लोगों में थीं जिन्हें वे पीछे छोड़ चुके थे। रोबर्टो उसकी बात का समर्थन करता है। वह कहता है कि अगर इससे बाकी लोगों की जान बच सकती है तो शायद यही एक रास्ता बचा है। इसके बाद पूरे प्लेन में लंबी बहस शुरू हो जाती है। कुछ लोग इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। उन्हें डर था कि ऐसा करना उनके विश्वास और सिद्धांतों के खिलाफ होगा। वहीं कुछ लोग इस सोच में पड़ जाते हैं कि अगर वे कभी यहाँ से जिंदा निकल भी गए तो दुनिया उन्हें किस नजर से देखेगी। कैप्टन अब इस बहस को रोक देता है। उसके लिए सबसे जरूरी बात सिर्फ अपने लोगों को जिंदा बचाना था। उस रात कोई ठीक से सो नहीं पाता। सभी एक साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं। तभी रोबर्टो अपने दिल की बात कहता है। वह कहता है, अगर कभी मेरी मौत हो जाए और मेरी वजह से किसी साथी की जान बच सकती हो तो मैं चाहता हूँ कि मेरी आखिरी मदद उसी रूप में हो। उसके इस फैसले से माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। एक एक करके ज्यादातर लोग भी यही इच्छा जताते हैं कि अगर उनके साथ कुछ हो जाए तो उनकी वजह से बाकी लोग जिंदा रह सकें। अगली सुबह सबके सामने जिंदगी का शायद सबसे कठिन फैसला खड़ा था। कोई भी पहला कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। काफी देर तक सभी खामोश खड़े रहते हैं। आखिरकार रोबर्टो खुद आगे बढ़ता है और सबसे पहले वही यह कठिन फैसला स्वीकार करता है। उसके बाद धीरे धीरे बाकी लोग भी मजबूरी में वही रास्ता चुनने लगते हैं। हालांकि कुछ साथी अब भी इस फैसले का हिस्सा नहीं बनते। दूसरी तरफ यह रास्ता सुझाने वाला नांदो खुद प्लेन के अंदर अकेला बैठा होता है। वह इस फैसले से अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसे अपनी माँ और बहन की याद बार बार आ रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन वह यह भी जानता था कि इस बेरहम बर्फीले पहाड़ पर भावनाओं से ज्यादा ताकत जिंदा रहने की जरूरत थी। आखिरकार भारी दिल के साथ उसे भी इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना पड़ता है। थोड़ी बहुत ताकत वापस आने के बाद 3 लोगों की एक टीम फिर से प्लेन के पिछले हिस्से की तलाश में निकल पड़ती है। उन्हें उम्मीद थी कि वहाँ बैटरी भी मिलेगी और शायद बाहर की दुनिया से संपर्क करने का आखिरी मौका भी। लेकिन उनके सामने सिर्फ लंबा सफर ही नहीं था। बर्फ से ढके खतरनाक पहाड़, पतली हवा, माइनस में गिरता तापमान और बेहद कम गर्म कपड़े हर कदम पर उनकी जान लेने के लिए तैयार खड़े थे। रात होने तक भी तीनों वापस नहीं लौटे। कैंप में मौजूद लोगों को लगने लगता है कि शायद वे भी अब कभी वापस नहीं आएंगे। सभी उनके लिए प्रार्थना करने लगते हैं। लेकिन अगली सुबह जब सूरज की किरणें फिर से पहाड़ों पर पड़ती हैं, तभी दूर से तीनों साथी दिखाई देते हैं। उनके पूरे शरीर पर बर्फ जमी हुई थी और वे ठंड से कांप रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वे जिंदा थे। खुद उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि वे इतनी भयानक रात काटकर वापस आ गए हैं। थोड़ा संभलने के बाद वे फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें प्लेन की एक सीट दिखाई देती है और उसके पास हादसे का एक और दर्दनाक निशान मिलता है। आगे बढ़ते हुए उन्हें अपने कई और साथी मिलते हैं। वे उनके वॉलेट और गले की चेन जैसी चीजें संभाल कर रख लेते हैं ताकि अगर कभी घर लौटे तो ये सामान उनके परिवार तक पहुंचा सकें। लेकिन बैटरी या प्लेन का पिछला हिस्सा अब भी नहीं मिला था। दूसरी तरफ उनकी ताकत भी लगभग खत्म हो चुकी थी। इसलिए वे फैसला करते हैं कि पहले कैंप लौटना ही बेहतर होगा। जल्दी वापस पहुंचने के लिए वे प्लेन के टूटे हुए हिस्से को स्लेड की तरह इस्तेमाल करते हैं और बर्फीली ढलान से तेजी से नीचे फिसलते हुए लौट आते हैं। थोड़ी ही देर में वे बाकी लोगों के सामने पहुंच जाते हैं। भले ही इस बार बैटरी नहीं मिली, लेकिन उनका जिंदा लौट आना ही सबके लिए नई उम्मीद बन जाता है। अब सभी तय करते हैं कि कुछ दिन आराम करके शरीर को फिर से तैयार किया जाएगा और करीब 1 हफ्ते बाद दोबारा पहाड़ों की तरफ निकलेंगे। तीनों को जल्द गर्मी मिले, इसके लिए उसी रात वे कुछ नोट और गिटार जलाकर आग तैयार करते हैं। काफी दिनों बाद सभी एक आग के चारों ओर बैठते हैं और अपनी पुरानी जिंदगी की बातें करने लगते हैं। तभी एक महिला कहती है कि जिंदगी अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। वह अपने पति से कहती है कि अगर वे यहाँ से जिंदा लौटे तो वे एक और बच्चा जरूर करेंगे। यही सोचकर वह अगले दिन अपने सबसे मुश्किल फैसले को भी स्वीकार करने का मन बना लेती है। दूसरी तरफ कैप्टन भी एक बार फिर हिम्मत जुटा लेता है। वह भी कहता है कि अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो उसकी वजह से बाकी लोगों की जान बचनी चाहिए। ऐसा लगने लगता है कि शायद अब सब धीरे धीरे मानसिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उसी रात उनके सामने अब तक की सबसे बड़ी मुसीबत आने वाली है। पहाड़ की छोटी से बर्फ का एक छोटा सा हिस्सा टूटा है और देखते ही देखते वह एक भयानक एवलांच में बदल जाता है। प्लेन के अंदर बैठे लोगों को पहले तेज गड़गड़ाहट सुनाई देती है। वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही एवलांच उनके ऊपर आ पहुंचता है। अगले ही पल बर्फ का सैलाब टूटे हुए प्लेन के अंदर घुस जाता है। सूटकेस इधर उधर बिखर जाते हैं और पूरा केबिन कुछ ही सेकंड में बर्फ से भर जाता है। सभी लोग उसके नीचे दब जाते हैं। जो लोग पहले होश में आते हैं वे पूरी ताकत लगाकर खुद को बाहर निकालते हैं और तुरंत बाकी साथियों को बचाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार भी किस्मत उनका साथ नहीं देती। इस एवलांच में वे अपने 8 और साथियों को खो देते हैं। इनमें कैप्टन और वही महिला भी शामिल होती है जिसने कुछ देर पहले ही नई जिंदगी के सपने देखे थे। एक बार फिर पूरे प्लेन में सिर्फ दुख और सन्नाटा रह जाता है। लेकिन बाहर का बेरहम मौसम अब भी
थमने का नाम नहीं ले रहा था। एवलांच के बाद लगातार बर्फ गिरती रहती है और तेज हवाएं पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में लिए रहती हैं। अगली सुबह वे प्लेन की खिड़की का शीशा तोड़कर बाहर का हाल देखते हैं, लेकिन चारों तरफ अब भी भयानक बर्फीला तूफान चल रहा होता है। मजबूरी में सभी को फिर उसी प्लेन के अंदर कैद होकर रहना पड़ता है। फिर भी इतनी मुश्किलों के बीच वे एक दूसरे का हौसला टूटने नहीं देते और अपने खोए हुए साथियों को याद करते हुए एक दूसरे का सहारा बने रहते हैं। इतनी मुश्किलों के बीच भी ये लोग उम्मीद छोड़ने को तैयार नहीं थे। एक दिन उन्होंने बर्फ का एक छोटा सा गोला बनाया, उसमें सिगरेट लगाई और उसे बर्थडे केक की तरह सजाकर अपने साथी का जन्मदिन मनाया। यह सिर्फ जन्मदिन नहीं था, बल्कि उन सभी के जिंदा रहने की जिद का एक छोटा सा प्रतीक था। कुछ दिन बाद आखिरकार बर्फीला तूफान थम जाता है। कई दिनों बाद धूप फिर से पहाड़ों पर फैलती है और सभी के चेहरों पर उम्मीद की एक नई किरण लौट आती है। वे प्लेन के पिछले हिस्से तक पहुंचने के लिए बर्फ में रास्ता बनाते हैं और एवलांच में जान गंवाने वाले अपने साथियों को भी बाहर निकालते हैं। अब उनके सामने फिर वही कठिन हकीकत खड़ी थी जिससे वे पहले ही गुजर चुके थे। समय बीते बीते हादसे का 50वां दिन आ जाता है। मौसम धीरे धीरे पहले से थोड़ा बेहतर होने लगता है और जमी हुई बर्फ भी पिघलने लगती है। नांदो एक बार फिर बाहर निकलने का फैसला करता है, लेकिन रोबर्टो का भरोसा अब काफी कमजोर पड़ चुका था। काफी समझाने के बाद आखिर वह भी तैयार हो जाता है। निकलने से पहले नांदो अपनी जेब से लाल रंग के बच्चों के छोटे जूते निकालता है। वह उनमें से एक जूता अपने साथी को देता है और कहता है, जिस दिन ये दोनों जूते फिर से एक साथ होंगे उसी दिन हमारी मुक्ति का रास्ता भी मिलेगा। उसकी यह बात सुनकर साथियों के मन में फिर से उम्मीद जाग जाती है, लेकिन इस बार किस्मत भी जैसे उनका साथ देने लगी थी। सिर्फ 3 घंटे की तलाश के बाद उन्हें प्लेन का पिछला हिस्सा मिल जाता है। वहाँ उन्हें काफी सारी चॉकलेट, कुछ कॉमिक बुक्स और सबसे अहम वह बैटरी भी मिल जाती है जिसकी वे इतने दिनों से तलाश कर रहे थे। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। बैटरी इतनी भारी थी कि उसे कैंप तक ले जाना लगभग नामुमकिन था। आखिरकार वे बैटरी छोड़कर सिर्फ रेडियो उठा लाते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि किसी तरह उसे चलाकर मदद मांगी जा सकेगी, लेकिन कैंप लौटने के बाद एक नई परेशानी सामने आ जाती है। रेडियो के अंदर इतनी सारी वायरिंग थी कि किसी को समझ ही नहीं आता कि उसे कैसे जोड़ा जाए। काफी कोशिशों के बाद भी रेडियो चालू नहीं हो पाता और बाहर की दुनिया से संपर्क करने की उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। हालांकि प्लेन के पिछले हिस्से में उन्हें कुछ गर्म कपड़े और इंसुलेशन मटेरियल भी मिल जाता है। इसे देखकर नांदो के मन में एक नया प्लान आता है। वह सोचता है कि अगर इससे स्लीपिंग बैग बना लिए जाएं, तो रात की ठंड झेलते हुए पश्चिम की तरफ पहाड़ पार करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन रोबर्टो अभी भी इस जोखिम के लिए तैयार नहीं होता। वापस लौटने से पहले वे प्लेन के पिछले हिस्से पर बड़ा सा रेस्क्यू मैसेज भी लिख देते हैं, ताकि अगर कभी कोई प्लेन वहां से गुजरे तो उनकी तरफ ध्यान जा सके। तभी उन्हें एक छोटे बच्चे की रंगीन फोटो मिलती है। चारों तरफ फैली सफेद बर्फ के बीच वह तस्वीर अलग ही चमक रही थी। कुछ पल के लिए सभी अपने घर और परिवार को याद करने लगते हैं। वे उस तस्वीर को भी अपने साथ कैंप ले जाने का फैसला करते हैं, लेकिन वापसी के रास्ते में मौसम फिर से बदल जाता है। तेज बर्फीला तूफान शुरू हो जाता है। चलते चलते एक साथी की ताकत पूरी तरह खत्म हो जाती है। वह जमीन पर बैठ जाता है और कहता है कि अब उससे एक कदम भी नहीं चला जाएगा। तब नांदो रोबर्टो और दूसरे साथी से कहता है कि वे पहले कैंप पहुंच जाएं, वह यहीं रुककर उसके साथ रहेगा। काफी मुश्किलों के बाद रोबर्टो और उसका साथी किसी तरह कैंप पहुंचते हैं। उनके पूरे शरीर पर बर्फ जम चुकी थी, लेकिन नांदो और दूसरा साथी अभी तक नहीं पहुंचे थे। सभी की चिंता बढ़ने लगती है। तभी दूर बर्फ के बीच एक धुंधली सी आकृति दिखाई देती है। वह नांदो था, जो अपने साथी को कंधों पर उठाकर वापस ला रहा था। सभी लोग दौड़कर उसकी तरफ जाते हैं, लेकिन जब नांदो प्लेन के अंदर पहुंचता है तब पता चलता है कि रास्ते में ही उसका घायल साथी दम तोड़ चुका था और किसी को इसका एहसास तक नहीं हुआ। समय बीते बीते हादसे का 61वां दिन आ जाता है। इन दिनों के दौरान वे लगातार अपने और साथियों को खोते रहे। अब जो लोग बचे थे उनके अंदर भी धीरे धीरे जिंदा रहने की उम्मीद कमजोर पड़ने लगी थी। किस्मत से अब मौसम धीरे धीरे बदलने लगा था। ठंड पहले जितनी जानलेवा नहीं रही थी। हालात ऐसे हो गए थे कि कुछ लोग धूप में बाहर बैठकर शरीर गर्म कर पा रहे थे। नांदो को लगा कि अब इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है, यही सही वक्त है निकलने का। लेकिन रोबर्टो अब भी पूरी तरह तैयार नहीं था। उसका कहना था कि उनके स्लीपिंग बैग अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुए हैं और पहाड़ चढ़ने का सामान भी पर्याप्त नहीं है। उसके मुताबिक इतनी बड़ी यात्रा बिना पूरी तैयारी के शुरू करना बहुत बड़ा जोखिम था। दोनों की बहस अभी चल ही रही थी कि एक और साथी उनकी आंखों के सामने दुनिया छोड़ जाता है। यह देखकर सभी को एहसास हो जाता है कि अगर वे इसी तरह इंतजार करते रहे तो एक दिन यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। नांदो कहता है कि अगर मरना ही है तो कोशिश करते हुए मरना बेहतर होगा, बजाय इसके कि यहीं बैठे बैठे उम्मीद खत्म होने का इंतजार किया जाए। उसकी बात आखिरकार रोबर्टो के दिल तक पहुंच जाती है और इस बार वह भी तैयार हो जाता है। आखिर 3 लोगों की टीम पश्चिम की तरफ निकलने का फैसला कर लेती है।
रवाना होने से पहले नांदो एक बार फिर वही लाल रंग के छोटे जूते निकालता है। वह सबके सामने वादा करता है कि जिस दिन इन दोनों जूतों की जोड़ी फिर से मिलेगी उसी दिन वह अपने साथियों को घर वापस ले आएगा। उसकी यह बात सुनकर बाकी लोगों के चेहरे पर फिर से उम्मीद लौट आती है। तीनों जरूरी गर्म कपड़े पहनते हैं, अपने लिए साधारण स्नो बूट्स तैयार करते हैं और लंबी यात्रा के लिए जरूरी सामान लेकर पश्चिम की तरफ चल पड़ते हैं। वे जानते थे कि इस सफर से लौटना आसान नहीं होगा, लेकिन इस बार उनके पास पहले से ज्यादा अनुभव भी था और रास्ते के लिए जरूरी राशन भी। शुरुआत में तीनों लगातार एक के बाद एक बर्फीले पहाड़ पार करते जाते हैं, लेकिन जब वे सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचते हैं तो सामने का नजारा देखकर कुछ पल के लिए सब खामोश रह जाते हैं। जहां तक नजर जाती थी वहां सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह सफर कभी खत्म ही नहीं होगा। फिर भी रोबर्टो बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह गहरी खाई की तरफ लुढ़कने लगता है। आखिरी पल में वह किसी तरह अपने हाथों के सहारे खुद को रोक लेता है। ये देखकर नांदो तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन दूसरा साथी उसे रोक लेता है। पहले वह रस्सी अपनी कमर से बांधता है, फिर धीरे धीरे खाई के किनारे तक पहुंचता है। रोबर्टो की ताकत अब जवाब देने लगी थी। ठीक उसी वक्त नांदो उसका हाथ पकड़ लेता है और पूरी ताकत लगाकर उसे खाई से दूर खींचता है। दूसरी तरफ उनका साथी भी रस्सी खींचता रहता है और काफी मशक्कत के बाद तीनों मिलकर रोबर्टो को सुरक्षित ऊपर ले आते हैं। उस रात वे वहीं रुकर आराम करते हैं, लेकिन अगली सुबह रोबर्टो का हौसला पूरी तरह टूट चुका होता है। वह दूर दिखाई दे रही जमीन की तरफ इशारा करके कहता है कि शायद वहाँ कोई रास्ता है, लेकिन इतनी दूरी से कोई यकीन नहीं कर सकता कि वह सच में रास्ता है भी या नहीं। अब उसके अंदर आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची थी, लेकिन नांदो हार मानने वालों में से नहीं था। वह अकेले एक और ऊंची चोटी पर चढ़कर आगे का रास्ता देखने निकलता है। कुछ देर बाद वह उत्साहित होकर रोबर्टो को ऊपर बुलाता है और कहता है कि खुद आकर देखो। रोबर्टो जैसे ही ऊपर पहुंचता है उसके सामने फिर वही अंतहीन बर्फीले पहाड़ दिखाई देते हैं। यह देखकर वह वहीं बैठ जाता है और पूरी तरह निराश हो जाता है, लेकिन नांदो उसकी नजर दूसरी तरफ दिलाता है। वह कहता है कि सामने वाले पहाड़ों पर अब बर्फ नहीं है। इसका मतलब साफ है, वे हरी घाटियों के पहले से कहीं ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। हालांकि वहां तक पहुंचने के लिए अभी भी करीब 80 किलोमीटर का सफर बाकी था। रोबर्टो कहता है कि उसका शरीर अब एक कदम भी आगे बढ़ने की हालत में नहीं है। तब नांदो उसे याद दिलाता है कि वे पूरे 70 दिन इस नामुमकिन जगह पर जिंदा रह चुके हैं। जब इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है तो सामने का यह सफर भी पूरा हो सकता है। उसकी बात सुनकर रोबर्टो के अंदर उम्मीद की छोटी सी लौ फिर जल उठती है। सूरज धीरे धीरे ढलने लगता है और उसी रोशनी में नांदो पश्चिम की तरफ देखता है। उसे यकीन हो जाता है कि उस दिशा में कहीं न कहीं हरी घाटियां जरूर होंगी। दोनों पहाड़ की चोटी पर खड़े दूर तक देखते रहते हैं। फिर नांदो आखिरी बार रोबर्टो से कहता है, अगर किस्मत में मौत भी लिखी है तो कम से कम उसे रास्ते में तलाश करते हुए मिलना चाहिए, यहाँ बैठे बैठे नहीं। आखिरकार रोबर्टो भी नांदो के हौसले के आगे झुक जाता है। दोनों तय करते हैं कि तीसरा साथी वापस कैंप लौटे और वहां मौजूद लोगों को बता दे कि उम्मीद अभी भी जिंदा है। इसके बाद नांदो और रोबर्टो अकेले पश्चिम की तरफ अपनी सबसे बड़ी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। इस बार दोनों के कदमों में पहले जैसी हिचकिचाहट नहीं थी। उन्होंने ठान लिया था कि चाहे हर पहाड़ के पीछे एक और पहाड़ ही क्यों न मिले, वे रुकने वाले नहीं हैं। और फिर कई दिनों की इस जानलेवा यात्रा के बाद आखिर वह पल आ ही जाता है जिसका उन्हें महीनों से इंतजार था। धीरे धीरे उनके पैरों के नीचे जमी बर्फ खत्म होने लगती है। उसकी जगह पत्थर दिखाई देने लगते हैं। फिर हरी काई से ढकी जमीन और कुछ ही दूर आगे एक खूबसूरत हरी घाटी उनकी आंखों के सामने फैल जाती है। बहता हुआ पानी, हरियाली और खुली जिंदगी को देखकर दोनों कुछ पल के लिए वहीं खड़े रह जाते हैं। आखिरकार वे उस बर्फीले मौत के मैदान से बाहर निकल चुके थे। पीछे छूट गई थीं वो तमाम तकलीफें, डर और दर्द जिन्होंने पिछले 72 दिनों तक हर पल उनका पीछा किया था। दूसरी तरफ हादसे के 72वें दिन कैंप में मौजूद बाकी लोगों को अचानक आसमान से प्लेन की आवाज सुनाई देती है। जिस रेस्क्यू प्लेन का वे 2 महीने से भी ज्यादा समय से इंतजार कर रहे थे, वह आखिरकार उनके ऊपर पहुंच चुका था। कुछ ही देर बाद नांदो और रोबर्टो रेस्क्यू टीम के साथ वापस लौट आते हैं। नांदो के गले में अब भी वही लाल रंग का छोटा जूता लटका हुआ था। ये देखकर कैंप में मौजूद उसका साथी भी अपने पास रखा दूसरा जूता निकाल कर दिखाता है। आखिरकार दोनों जूते फिर से एक हो जाते हैं और नांदो का किया हुआ वादा भी पूरा हो जाता है। इस हादसे में प्लेन पर कुल 45 लोग सवार थे।
जिनमें से आखिरकार सिर्फ 16 लोग ही जिंदा बच पाए। यह कहानी किसी कल्पना की नहीं बल्कि एंडीज माउंटेन्स में 1972 बायनेन में हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। बाद में ये सभी बचे हुए लोग एक बार फिर उसी पहाड़ पर लौटे और वहां अपने उन साथियों की याद में एक क्रॉस बनवाया जिनकी वजह से वे जिंदा वापस लौट सके। साथ ही उन्होंने उस संघर्ष को भी हमेशा के लिए यादगार बना दिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। फिल्म अलाइव 1993, जिसे डायरेक्टर फ्रैंक मार्शल ने बनाया है और जिसमें ईथन हॉक तथा विंसेंट स्पानो मुख्य भूमिकाओं में हैं, इसी सच्ची घटना पर आधारित है। 1972 में एक रग्बी टीम को लेकर जा रहा प्लेन एंडीज माउंटेन्स में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। वहां बचे हुए लोगों ने करीब 70 दिनों तक नामुमकिन हालात का सामना किया और आखिरकार जिंदा वापस लौटे। यही वजह है कि यह फिल्म सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं है बल्कि इंसानियत, विश्वास और उम्मीद की भी कहानी बन जाती है। पूरी फिल्म बार बार यह दिखाती है कि सभ्यता और उसके नियम तभी तक मायने रखते हैं जब तक इंसान सामान्य हालात में होता है, लेकिन जब जिंदगी और मौत आमने सामने खड़ी हो तब हर फैसला इंसान को अंदर तक तोड़ देता है। इसके बावजूद इन लोगों ने हर मुश्किल फैसला मिलकर लिया, अपने साथियों का सम्मान बनाए रखा और आखिरी दम तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। नांदो जैसे लोगों ने हर बार बाकी साथियों का हौसला बढ़ाया और पूरी टीम को एकजुट रखा। शायद यही वजह थी कि प्रकृति की इतनी बड़ी परीक्षा के बावजूद वे आखिरकार जीत सके। इस पूरी कहानी में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा मजबूत होकर सामने आती है तो वह है उम्मीद। बार बार की गई प्रार्थनाएं, नांदो के हौसला बढ़ाने वाले शब्द और वह लाल रंग के छोटे जूतों की जोड़ी, ये सब एक ही बात साबित करते हैं कि जब तक इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता तब तक उसके लिए कोई भी लड़ाई पूरी तरह खत्म नहीं होती। फिल्म के आखिर में पहाड़ की चोटी पर बना वह छोटा सा क्रॉस सिर्फ एक यादगार नहीं था बल्कि उन लोगों के अटूट हौसले और कभी हार न मानने वाली सोच की निशानी बन चुका था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब जिंदगी सबसे मुश्किल मोड़ पर ले आए तब इंसान के पास सबसे बड़ी ताकत उसका विश्वास और उम्मीद ही होती है। अगर हम टूटे बिना, हार माने बिना और उम्मीद का दामन छोड़े बिना आगे बढ़ते रहें तो चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, एक दिन मंजिल जरूर मिलती है। इसी उम्मीद और जिद ने इन लोगों को मौत के मुंह से वापस निकालकर नई जिंदगी दी। बस दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ।